डोडो टीवी। निशा, निशा, अरे इतना पानी क्यों है यहाँ? निशा, अरे भाई कहाँ हो तुम? पति अमन के साथ अपने मायके आई थी। निशा की मां का देहांत हुए काफी समय हो गया था, तो अब उसके घर में उसके पिताजी, भाई और भाभी रहते थे। अरे कावेरी बेटा, पूजा की थाली लाओ, बेटी और दामाद जी आए हैं। आते ही अपशगुन। कोई बात नहीं भाभी, ये हवा इतनी तेज चल रही है। हाँ हाँ, अपशगुन नहीं है, चलो अंदर। कावेरी सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। दामाद जी, नौकरी कैसी चल रही है आपकी? आजकल काफी वर्क प्रेशर है और निशा का ध्यान भी नहीं रख पा रहा हूँ, तभी उसको आपके पास ले आया। ऐसी हालत में कावेरी भाभी उसका ध्यान तो रख पाएंगी? हाँ, अब तो मैंने भी नर्स वाली नौकरी छोड़ दी है, तो घर पे ही रहती हूँ। मैं ध्यान रखूंगी अपनी ननद का। धीरज भैया दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है वो? वो पंडित जी के पास गए हैं कुंडली दिखाने। तुम्हारी कोख तो भर गई निशा बेटा, पर पता नहीं इस घर का वारिस कब आएगा। किसकी पूरी नजर लग गई है इस घर को। सब ठीक हो जाएगा पिताजी, चलिए मैं चलता हूँ। पंडित जी, कोई तो उपाय होगा संतान प्राप्ति का? एक उपाय है, तुम कर पाओगे या नहीं उस पर निर्भर करता है। पंडित जी धीरज के कान में उपाय बताते हैं, जिसे सुनकर वो कांप उठता है। निशा, क्या हुआ तुम्हें? कोई भूत देख लिया क्या? कुछ नहीं, पानी पीने आई थी। हाँ, मैं भी। चलो सो जाओ जाकर अब। निशा अपने कमरे में वापस चली जाती है। धीरज को पंडित जी वाला उपाय रह रहकर परेशान कर रहा था। उसने ये बात कावेरी को बताई। कावेरी का भी सुनकर वही हाल था जो धीरज का था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम ये कैसे करेंगे। हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, भला ऐसा कैसे कर सकते हैं हम? पर अगर वारिस चाहिए तो करना ही होगा। हाँ, करना तो होगा। निशा और पिताजी भी वहाँ आ जाते हैं। क्या करना होगा भैया? कावेरी और धीरज डर जाते हैं कि कहीं निशा और पिताजी ने सुन तो नहीं लिया। फिर भी बात को दबाने के लिए वो नाटक करते हैं। कुछ नहीं निशा, मैं तो बस बोल रही थी तुम्हारे भैया को कि निशा का तीसरा महीना चल रहा है, उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए चेकअप के लिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। कावेरी बेटा, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। क्या बोला डॉक्टर ने भाभी? डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हें 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। कुछ टेस्ट होंगे पर कुछ सीरियस नहीं है। तुम आराम करो। यहाँ इसी हॉस्पिटल में नर्स थी मैं। यहाँ के डॉक्टर्स जानते हैं मुझे, तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेंगे। पर एक बात समझ में नहीं आ रही कि तीसरे महीने में तुम्हारा पेट इतना कैसे फूल गया अचानक आज, जैसे आखिरी महीना हो। डॉक्टर से पूछते हैं। मैं भी यही सोच रही थी पिताजी, ऊपर से कितना वीरान हॉस्पिटल है ये। डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं है, कुछ चिंता की बात नहीं है।
गर्भ के समय कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ खाने पीने से भी हो जाता है। ठीक है भाभी, अब आप हो तो चिंता की कोई बात नहीं। कावेरी पिताजी के साथ वहाँ से ये बोलकर चली जाती है कि वो रात को आएगी खाना लेकर। पिताजी निशा को लेकर काफी परेशान हो जाते हैं। उनको कावेरी की बात भी बहुत अजीब लगती है। निशा, मैं हॉस्पिटल में हूँ, चेकअप के लिए आई थी, पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं पेट में भी दर्द हो रहा है और अजीब अजीब ख्याल भी आ रहे हैं। आप आ जाइए। मैं अभी तो शहर से बाहर हूँ, आने में रात हो जाएगी। तुम अपना ध्यान रखो, मैं आता हूँ। फोन कटने के बाद निशा अचानक बहुत तेज हंसने लगती है और बेड के पास घूम रहे एक चूहे को पकड़कर ऐसे खा जाती है जैसे कई दिनों से भूखी हो। आज की रात हमें वो उपाय करना ही होगा। बुरा लग रहा है, पर संतान प्राप्ति की इच्छा इंसान से कुछ भी करवा सकती है। अब कुछ भी हो जाए, हमें ये उपाय करना ही होगा। निशा पर असर दिखने लगा है। दूसरी तरफ पिताजी परेशान होकर पंडित जी के पास जाते हैं और अपनी परेशानी बताते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा पंडित जी कि ये सब हो क्या रहा है। मुझे समझ आ गया है, तुम्हारे बेटे की बेबसी मुझसे देखी नहीं जा रही थी, तो मैंने उससे ऐसा उपाय बता दिया जो नहीं बताना चाहिए था। हे ईश्वर, मैंने ये क्यों किया? इस पाप से कैसे मुक्ति मिलेगी? सुनो, मैं तुम्हें भी एक उपाय बताता हूँ जिससे निशा को कुछ नहीं होगा। पंडित जी निशा के पिताजी को बाधा और उपाय दोनों बताते हैं। मेरा बेटा और बहू अपनी बहन के साथ ऐसा करने वाले हैं। शर्म आनी चाहिए मुझे उसका बाप होने पर मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं बचाऊंगा उसे। रात होते ही अमन हॉस्पिटल पहुंच जाता है। निशा, निशा, अरे इतना पानी क्यों है यहाँ? निशा, अरे भाई कहाँ हो तुम? कोई बचाओ, बचाओ! चुड़ैल तेजी से उड़कर उसके पीछे पहुंच जाती है और उसको उठा लेती है। अमन के डर का कोई अंत नहीं रहता। इससे पहले वो कुछ बोल पाए, चुड़ैल उसके गले पे काटकर सारा खून पी जाती है और उसकी लाश सीढ़ियों पर डालकर वहां से गायब हो जाती है। निशा एकदम पागलों की जैसी बिहेव कर रही थी। थोड़ी देर बाद धीरज और कावेरी निशा के पास आते हैं। उनको देखकर वो खुश हो जाती है और तेज तेज हंसने लगती है। मेरी ननंद, तुम तैयार हो अब? इसी बेड पे पिछले साल एक औरत की डिलीवरी कर रही थी मैं, पर माँ और बच्चा दोनों नहीं बच पाए। उसके बाद से मुझ पे उस गर्भवती चुड़ैल का ऐसा छाया पड़ा कि मेरी कोख ही नहीं भर पाई। पर अब तुम्हारे बच्चे की बलि उस गर्भवती चुड़ैल को देकर इस श्राप से मुझे मुक्ति मिलेगी। मुझे माफ करना मेरी बहन, पर वारिस के लिए मुझे ये करना ही होगा। अब तुम्हारे अंदर के बच्चे की बलि तुम्हारे अंदर घुसी चुड़ैल खुद ले लेगी। हम उसके लिए बलि लेकर आए हैं तुम्हारे बच्चे की। वो हमसे खुश है। लो। धीरज एक बड़ा सा चाकू निशा को देता है और निशा वो चाकू पकड़कर अपने पेट में घुसाने ही वाली होती है कि निशा के पिताजी वहाँ आ जाते हैं। वाह वाह मेरे बेटे, ये सिखाया मैंने तुझे। अपनी ही बहन के बच्चे की बलि देनी है तुझे। रुक मेरी बच्ची। वो अपने थैले से एक पवित्र किताब निकालते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिनम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनाम त्र्यमुक्षी मामृतात्। मंत्रों की आवाज से निशा पागल होने लगती है, डरने लगती है, तेज तेज चिल्लाने लगती है।
आखिरकार वो गर्भवती चुड़ैल उसके शरीर से निकलकर भस्म हो जाती है और निशा वापस से पहले की तरह एकदम स्वस्थ हो जाती है। धीरज और कावेरी रोने लगते हैं और अपने इस पाप के लिए निशा और पिताजी से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो निशा, हम वारिस की चाह में अंधे हो गए थे। इंसान कई बार इतना स्वार्थी हो जाता है कि उसके सामने अज्ञानता की इतनी लंबी दीवार खड़ी हो जाती है जिसके पार देख पाना नामुमकिन होता है। निशा और पिताजी शायद उन दोनों को माफ कर भी दें, पर अमन के साथ जो हुआ उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। राकेश की मीटिंग खत्म हुई और वो बिल्डिंग के थोड़ा बाहर जाकर टैक्सी का इंतजार करने लगा। तभी उसकी वाइफ का फोन आया। हाँ आशा, मैं बस टैक्सी का ही वेट कर रहा हूँ। एक तो ये बिल्डिंग इतनी आउटस्कर्ट्स में है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला जल्दी। जैसे ही मुझे ऑटो या टैक्सी मिलती है मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। ओफो, इतनी देर हो गई, कुछ भी नहीं मिला अब तक। एक तो इतना सुनसान रास्ता है, पता नहीं यहाँ लोग रात में कैसे आते जाते हैं। बहुत देर बाद राकेश ने एक ऑटो को आते हुए देखा, लेकिन जब उसने रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, रुको रुको, ऑटो उसके सामने से तेजी से गुजर गया। पता नहीं कैसे लोग हैं। कुछ देर बाद उसे टैक्सी आती हुई दिखाई दी। राकेश ने फिर से हाथ देकर उसे रोकने की कोशिश की। रुकिए रुकिए प्लीज। पता नहीं मैं आज कैसे पहुंच पाऊंगा। एक तो यहाँ वैसे भी कोई नहीं दिख रहा, और जो आता भी है वो रुकता ही नहीं। राकेश थोड़ा परेशान हो गया। जब उसे वहां खड़े हुए बहुत देर हो गई तो उसने फिर से आशा को फोन किया, लेकिन फोन नहीं लगा। कुछ देर बाद उसे एक बस आते हुए दिखाई दी। वो थोड़ा सा खुश हुआ। शायद ये बस रुक जाए, कोशिश करके देखता हूं। इस बार वो हाथ दिखाकर जोर से आवाज देता है, रोको रोको, बस को रोको। बस बहुत तेजी से उसके आगे से निकली और वो थोड़ा डर गया। उसने तेज आवाज में कहा, अरे भाई, इतनी तेजी से क्यों जा रहे हो? मारोगे क्या? कुछ दूर जाकर बस रुकी। अंततः राकेश बस में चढ़ गया। राकेश ने देखा बस में बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं और कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। सब लोग बिल्कुल शांत बैठे हैं। बस फिर से बहुत तेजी से चलने लगी। राकेश ने ड्राइवर से कहा, अरे ड्राइवर साहब, बस को उड़ाना है क्या? थोड़ा धीरे चलो। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। अजीब है ये ड्राइवर, कोई जवाब भी नहीं दिया। राकेश ने कंडक्टर से कहा, बस क्लॉक टावर जाएगी ना? कंडक्टर ने सिर्फ सिर हिला दिया। ऐसा लगा मानो वो हाँ कह रहा है। ठीक है, मुझे क्लॉक टावर का एक टिकट दे दो। कंडक्टर ने राकेश को टिकट दिया। राकेश ने मन ही मन कहा, शहर से बाहर कितनी ठंड होती है। वो अपने हाथ बांधकर बैठ गया और गाना गुनगुनाने लगा। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। बस की स्पीड अब पहले से भी तेज हो गई। राकेश ने फिर से ड्राइवर से कहा, अरे ड्राइवर सुनो, थोड़ा धीरे चलाओ भाई। फिर से कोई जवाब नहीं। अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? जवाब देने में क्या तकलीफ है भाई? फिर से जवाब न मिलने पर राकेश ने अपने पीछे वाली सीट पर बैठे व्यक्ति से बात करने की कोशिश की। वो व्यक्ति खिड़की से बाहर देख रहा था। सुनिए भाई साहब, आपको कहाँ जाना है? ये ड्राइवर बहुत तेज बस चला रहा है, आप भी कुछ कहिए। वो व्यक्ति कुछ नहीं बोला और बाहर देखता रहा। राकेश फिर से सोचने लगा, हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया? पता नहीं आज इतने अजीब लोग क्यों मिल रहे हैं। बस एक बार घर ठीक से पहुंच जाऊं। राकेश ने पीछे मुड़ के देखा कि सब शांत हैं। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है।
सब दूर दूर बैठे हैं। एक बूढ़ा आदमी अखबार पढ़ रहा है। एक वृद्ध महिला अपना सिर पकड़कर बैठी हुई है। सबसे पीछे वाली सीट पर एक व्यक्ति कुछ बहुत अजीब सी दिखने वाली चीज खा रहा है। कंडक्टर पीछे जाकर अकेला ही हंस रहा है। एक बच्चा एक बहुत डरावने से खिलौने से खेल रहा है। उसे ये सब देखकर बहुत अजीब लगा। अब बस चलते चलते बहुत देर हो गई। तब राकेश ने पीछे मुड़कर कंडक्टर से पूछा, अरे कंडक्टर साहब, ये बस क्लॉक टावर ही जा रही है ना? कंडक्टर पीछे खड़ा देखता रहा। राकेश ने सोचा, शहर तो केवल 10 किलोमीटर था और रास्ता भी इतना सुनसान नहीं है। ये कहाँ जा रहा है? उसने खड़े होकर कंडक्टर से पूछा, भाई मैंने पूछा कि ये बस क्लॉक टावर ही जा रही है ना? कोई जवाब नहीं मिला। राकेश बोलता है, क्या परेशानी है, बताते क्यों नहीं हो? फिर उसने बस में बैठे हुए बाकी लोगों की तरफ देखते हुए बोला, अरे आप लोग क्यों नहीं बोलते इसे कुछ? देखिए कितना वीरान रास्ता है। यहाँ तो दूर दूर तक रोशनी भी नहीं दिख रही। कोई कुछ नहीं बोला। उसने फिर से कहा, बताओ ये बस क्लॉक टावर जा रही है या नहीं? कंडक्टर ने भारी आवाज में जवाब दिया, नहीं। ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? राकेश घबराकर सीट पर गिर गया और डर से रोने लगा। उसने एक एक करके बस में सब लोगों की तरफ देखा। सबकी आंखें खून की तरह लाल थीं और सब उसे ही देख रहे थे। कौन हो तुम? मुझे उतारो नीचे। उसने कहा, मुझे यहीं उतार दो, मुझे आगे नहीं जाना। उसने टिकट को देखा तो उसकी नजर तारीख पर गई। अरे ये टिकट तो 11 साल पुराना है। इस पर तो 2010 की तारीख है। फिर उसने पलटकर अखबार पढ़ रहे व्यक्ति की ओर देखा। वो बहुत डर गया, रोते रोते कहने लगा, मुझे आगे नहीं जाना। ड्राइवर बस रोको, प्लीज बस रोको। वो भागकर ड्राइवर के केबिन में गया। ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा। राकेश ने देखा कि उसकी आंखें भी लाल हैं और चेहरे पर खून है। नहीं। राकेश डर से पूरी तरह कांप रहा था। उसने देखा कि बस एक खाई की तरफ बढ़ रही थी। अरे ये बस तो खाई की ओर जा रही है। कुछ करो प्लीज, कुछ करो प्लीज। मैं हाथ जोड़ता हूँ, बस रोको। राकेश बोलता रहा, बस रोक दो, बस रोक दो, लेकिन बस नहीं रुकी। जब बस नहीं रुकी तब वो बस के दरवाजे पर जाकर खुद ही बस से बाहर कूद गया। गिरते ही वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने एक बूढ़े आदमी को अपने पास खड़े देखा। बेटा ठीक तो हो? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? अंकल, मैं कल रात को एक बस में था और फिर। तब तक वृद्ध व्यक्ति बोल पड़े, अच्छा, तो तुम लाल रंग की बस में थे क्या, जो कहीं नहीं रुकती? जी, आपने बिल्कुल ठीक समझा। लाल रंग की बस थी। आप जानते हैं उसके बारे में? हाँ, यहाँ आसपास के लोग जानते हैं और कोई भी उस बस में नहीं बैठता। उसे मौत की बस कहते हैं। वो 11 साल पहले खाई में गिर गई और उसमें बैठे सभी लोग मर गए थे। वो बस हर रात इस रास्ते से गुजरती है और उस दुर्घटना को दोहराती है। तुम बहुत नसीब वाले हो कि बच गए बेटा, वरना इस बस में बैठकर आज तक कोई जिंदा नहीं बचा है। तुम्हारा घर कहाँ है? आओ तुम्हें छोड़कर आता हूँ। राकेश उस बूढ़े आदमी के स्कूटर पर बैठकर वहां से निकल गया। कुणाल, धीरज और आयुष कॉलेज एग्जाम्स के बाद अपनी कार से ट्रिप पर निकले थे। धीरज ड्राइव कर रहा था। फ्रंट सीट पर कुणाल बैठा था और बैक सीट पर आयुष बैठा था। यार, इस बार का ट्रिप बहुत स्पेशल होने वाला है। हाँ भाई, अब हम बड़े हो गए। तूने सब कुछ रख लिया था ना जो मैंने कहा था?
मेरे पास जो था वो मैंने रख लिया था, बाकी ले लेंगे रास्ते से। ठीक है। तभी सामने एक मॉल दिखता है। धीरज, गाड़ी रोक, मुझे कुछ लेना है। भाई जल्दी आना। कुणाल कार से उतरकर मॉल की तरफ चला जाता है। क्या लीना क्या था इसी? अरे पागल है वो, पता नहीं घूमने जा रहा है या गृहस्थी बसाने जा रहा है। अबे वो देख सामने। वो क्या है? लग तो कोई खम्मा रहा है। खम्मा चलने कब से लगा भाई? ऊपर देख, लगता है सायरन लगी है। हो सकता है कि यहाँ के लोग कोई फंक्शन कर रहे हो और कोई और रीजन से सायरन ले जा रहे हो। हाँ हो तो सकता है। तभी कुणाल आकर गाड़ी में बैठता है। उसके हाथ में गन होती है। भाई ये क्या लाया तू? हम कोई शिकार करने जा रहे हैं क्या? अरे वो बिल्डिंग काउंटर पर उन्होंने कहा कि सर ये ले लीजिए, आपको आगे जरूरत पड़ेगी, ये एरिया बहुत खतरनाक है। ये गन कौन सी है? लेजर। यहाँ सायरन पिलर्स है क्या? ये क्या होती है? वो हॉलीवुड मूवीज। अरे भाई तू मूवीज कम देखा कर, ठीक है? धीरज गाड़ी स्टार्ट कर देता है और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तभी सायरन की आवाज आती है। लगता है आसपास कोई फैक्ट्री है, पर ये आवाज थोड़ी अलग है भाई। ना तो एम्बुलेंस जैसी है ना पुलिस जैसी। इंडस्ट्री वाली भी अलग होती है, ये कौन सी है? तभी धीरज झटके से गाड़ी रोक देता है। उन्हें जोर का झटका लगता है। वो लोग नजरें उठाकर देखते हैं तो उनके सामने दो लंबी लंबी टांगे होती हैं जो पतले पिलर्स जैसी दिखती हैं। ये क्या बोला है? चुप हो जा भाई। उसी वक्त सामने एक कुत्ता दौड़ते हुए रोड के इस पार से उस पार जाता है। वो दोनों टांगे भी उस कुत्ते के पीछे चल देती हैं। उसे देखकर इन लोगों का बुरा हाल हो जाता है और उसके जाते ही चैन की सांस लेते हैं। ये क्या था भाई? हम वापस चले क्या? हाँ यार, चलो वापस। वो मॉल वालों की बातों से मुझे डर लग रहा था। अरे तुम लोगों को तो आना था, कितना बोल तो रहे थे भाई, हॉरर डेस्टिनेशन ही चूज करना। तो फिर अभी से डरने लगे? अरे यार। अरे ट्रेलर इतना डरावना था तो आगे पूरी फिल्म कैसी होगी? भाई सुन, गाड़ी मोड़ ले। ठीक है, चलो वापस। धीरज गाड़ी मोड़ने लगता है। वो इतना डरा हुआ होता है कि ढंग से गाड़ी भी नहीं चला पाता है। तभी फिर से सायरन की आवाज आने लगती है और उनके गाड़ी के मुड़ते ही फिर से वही टांगे नजर आती हैं उन लोगों को। दो लंबे लंबे पैरों के ऊपर एक शरीर होता है और सिर के नाम पर 4 सायरन्स लगे होते हैं। पैरों के जैसे ही पतले पतले लंबे हाथ होते हैं उसके। वो इनकी कार को हाथ में उठाकर खिलौने की तरह ऊपर नीचे करने लगता है। कार के दरवाजे खोल देता है और जैसे ही ऊपर नीचे करता है ये लोग नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। ऊपर से गिरने के कारण चोट तो लगती है, पर जान की फिक्र में उठकर भागने लगते हैं। आयुष के ऊपर लेजर गन गिरती है तो वो उसे लेकर भागता है। भागते भागते कब जंगल में घुस जाते हैं ये उन्हें पता ही नहीं चलता। आयुष, तूने हमें फंसा दिया। यार मुझे नहीं पता था यार ये जगह इतनी खतरनाक होगी। अगर हम मर गए तो? अरे भागो यहाँ से। अगर वो आया तो लेजर गन से हम उसे मार देंगे।
फिर से वही सायरन की आवाज आने लगती है। जंगल के पेड़ों के बीच फिर वही टांगे लोगों को दिखने लगती हैं। ये लोग पत्थरों की आड़ में छुप जाते हैं। मैंने हॉलीवुड मूवीज में देखा है, ऐसे क्रिएचर्स को सायरन पिलर्स कहते हैं। ये बहुत पावरफुल होते हैं, पर मुझे पता है कि इनको कैसे खत्म करते हैं। यार तुझे जो करना है वो कर, पर आज हम लोगों की जान बचा ले प्लीज। तुम लोग चुप रहना, अगर वो इधर आए तो सब अलग अलग भागना। अब मैं गोली चला रहा हूँ, ठीक है? ओके ब्रो। इधर सायरन पिलर पूरे जंगल में लोगों को ढूंढ रहा होता है और अचानक उनके पास आ जाता है। आयुष पत्थर की आड़ से लेजर गन शूट करता है। सायरन हेड का एक सायरन फट जाता है। वो पागल होने लगता है, दर्द से चीखने चिल्लाने लगता है। उसके चीखने से सायरन की आवाज इतनी तेज हो जाती है कि इन लोगों के कान फटने लगते हैं। इन लोगों को वो पागलों की तरह ढूंढने लगता है। जिधर से गोली चल रही होती है उधर वो जाता है। ये तीनों भाग ही रहे होते हैं कि वो अपने बाएं हाथ में तीनों को उठा लेता है। आयुष लगातार लेजर गन चलाने लगता है। उसके तीनों सायरन्स को टारगेट करता है। उसका निशाना बिल्कुल सही लगता है। सायरन पिलर के सायरन्स ब्लास्ट कर जाते हैं। साथ में ये लोग भी उस ब्लास्ट में उड़ जाते हैं।